हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं जो दृष्टि की मैगज़ीन आती है ईयरली, उसकी एमसीक्यू फॉर्मेट में सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। तो मैं ये यूपी पीसीएस प्रीलिम जो 6 दिसंबर को होने वाला है उसके उसके लिए ही बना रहा हूँ। और ये मैं जनवरी से नवंबर तक का कवर करूँगा। अभी तो जनवरी से जून ही कवर करूँगा, क्योंकि ये 8-9 महीने की ही क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। इसलिए मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो दृष्टि में ये सारे आपके जो पॉइंट हैं वो कवर हैं, क्योंकि बहुत से लोग एमसीक्यू बनाते हैं लेकिन कुछ पॉइंट छूट जाते हैं। अभी घटना चक्र का भी एक एमसीक्यू आएगा इसी मैगजीन बुक का, लेकिन वो उसमें छूट जाता है वो। तो इसको कर लीजिए और मैं पीडीएफ दे दूंगा। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन और संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम मोदी ने 28 मार्च 2026 को इसके प्रथम चरण का उद्घाटन यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में किया। एक कथन ये हो गया। दूसरा कथन क्या है? 15 जून 2026 को इस एयरपोर्ट ने अपनी पहली कॉमर्शियल फ्लाइट लखनऊ नोएडा के मध्य संचालित की, जिसमें 28 महिला किसान और सहित कुल 170 किसान शामिल थे। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं। ये यहाँ ध्यान देंगे, एग्जाम में भी वो सही है नहीं में पूछता है, तो वो गलत हो जाता है लोगों का, इसलिए यहाँ ध्यान देंगे। तो पहला कथन है, जेवर का यह एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित है और इसे बहुमाध्यमीय परिवहन केंद्र के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। दूसरा है, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की 100% सहायक कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को इसके विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ठीक है। और तीसरा कथन है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान को मंजूरी दी है, जिसके कुल परिव्यय 28,840 करोड़ है। अगला है, इस एयरपोर्ट पर पहले मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस के साथ रणनीतिक साझेदारी की गई। ये इंडिगो नहीं है, ये आकाश एयरलाइंस है, ठीक है। बाकी सब सही है। ये देखिए, पहली एमआरओ सुविधा स्थापित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी आकाशा एयर के साथ की गई, ना कि इंडिगो के। बाकी तीनों सही हैं। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2A, जून 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके अंतर्गत 12.5 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। दूसरा कथन है, इस चरण के परिचालन में आने के बाद अहमदाबाद गांधीनगर में सक्रिय मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 77.63 किलोमीटर हो जाएगी। अगला कथन है, इससे इसमें कुल स्टेशन 8 होंगे जो सभी भूमिगत होंगे। इस परियोजना की कुल लागत 5,000 करोड़ है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो इसका बी सही है। टोटल 77.63 हो जाएगा। बाकी, और ये आपका कुल 5 स्टेशन है ना, इसमें कुल पाँच पाँच स्टेशन दिए गए हैं। अगला देखेंगे, ये देखिए यहाँ लिखा है कि कुल लंबाई ये 77.63 किलोमीटर हो जाएगी। इस चरण के परिचालन में आने के बाद अहमदाबाद गांधीनगर में सक्रिय मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई इतनी हो जाएगी। चौथा प्रश्न है, मैं उसमें ही उसी टॉपिक में कई क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, तो आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं मतलब खुद 4 बार दे चुका हूँ, क्लियर किया हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ कौन सा पॉइंट महत्वपूर्ण है, तो मैंने उसको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है चौथा, अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A कॉरिडोर के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गिफ्ट सिटी और अहमदाबाद हवाई अड्डे के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना। अगला कथन, इसके तहत कुल 5 स्टेशन, ठीक है, आश्रम रोड, कोटेश्वर प्राचीन मंदिर, साबरमती नदी, सरदार नगर, एयरपोर्ट तक का विकास किया जाएगा। अगला है, इस कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशन पूर्णतः अंडरग्राउंड या भूमिगत बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये गलत है।
ये देखिए यहाँ पर 5 स्टेशन में से 4 तो एलिवेटेड होंगे, एक स्टेशन केवल भूमिगत होगा। ठीक है, तो इसमें ए बी ये सही है, और बी सही है, और डी सही है। इसकी कुल अनुमानित लागत 21,6904 करोड़ है, आईडीसी सहित निर्धारित की गई। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा, मई 2026 में अभी 5 देशों की यात्रा में मोदी जी गए हैं। तो ये यात्रा कहाँ कहाँ हुई है, क्या क्या एम ओ यू हुए हैं, इनमें हम देखेंगे। यूएई और नीदरलैंड। अब इसमें प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी मई 2025 की यूएई यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएई भारत का कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 11% और एलपीजी का लगभग 40% पूरा करता है। ठीक है, या दूसरा कथन, यात्रा के दौरान इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत में 30 मिलियन बैरल तक कच्चे तेल के भंडारण हेतु समझौता हुआ है। तो दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, पीएम की नीदरलैंड यात्रा मई 2026 के दौरान समझौते और घटनाक्रमों के संबंध में कौन सा मिलान या कथन सही नहीं है, नहीं ध्यान देना है। भारत का पहला फैब स्थापित करने हेतु समझौता ASML टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धुलोरा में बनेगा। ठीक है, फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब। उच्च शिक्षा के लिए समझौता नालंदा यूनिवर्सिटी और ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी। गुजरात में खाड़ी के पार एक विशाल ताजे पानी के जलाशय के निर्माण की कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना गुजरात के कल्पसर क्षेत्र में की जाएगी। तो इसमें ये गलत है, डी गलत है ना, मतलब ये गलत है, मतलब इसमें सही नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पश्चिमी त्रिपुरा में करने का निर्णय, ये इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, ना कि गुजरात में। कल्पसर गुजरात के साथ कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग का समझौता हुआ है, बाकी तीनों ABC तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी की स्वीडन और नॉर्वे यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वीडन में पीएम मोदी को रॉयल आदेश ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रांड क्रॉस प्रदान किया गया है। वे यह सम्मान पाने वाले पहले एशियाई नेता हैं, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, 19 मई 2026 को ओस्लो में तीसरा भारतीय नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जबकि चौथा शिखर सम्मेलन हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित होना है। दोनों कथन सही हैं, और ये ध्यान देंगे, एक तो ये जो मिला है अवार्ड, और ये जो तीसरा ओस्लो में हुआ है, और ये जो चौथा होगा हेलसिंकी फिनलैंड में, इसमें हो सकता है आगे एग्जाम में कंफ्यूज करे आप। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी की इटली यात्रा के दौरान निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। भारत इटली संबंधों का उन्नत करके विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2029 तक 20 बिलियन यूरो, ये देखिए ध्यान देंगे यहाँ यूरो है, तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2027 को भारत और इटली के बीच सांस्कृतिक पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अच्छा, ये ऐसे पॉइंट ना यूपीपीसीएस के फेवरेट हैं, तो वो पूछते हैं जो मतलब कोई ईयर घोषित कर दिया गया हो, या पहला हो, है ना, या आखिरी हो, ऐसे उनके फेवरेट हैं। अगला है, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में इटली ने खुद को बाहर कर दिया। तो इसमें गलत क्यों है, इटली डी है, डी गलत है। इसमें क्या है, इटली बाहर नहीं हुआ है, बल्कि गुजरात के लोथल में बन रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में इटली की भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ना, मतलब इटली बाहर नहीं हुआ, बल्कि उसने MU पे हस्ताक्षर किए हैं राष्ट्रीय समुद्री विकास परिषद के बनाने विकास में, बल्कि बाकी तीनों ABC सही हैं। भारत में अपराध, अभी NCRB की रिपोर्ट आई है जो जिसमें 2024 का डेटा दिया है। तो NCRB द्वारा
मई 26 में जारी भारत में अपराध 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज अपराध दर कितनी दर्ज की गई है ना। एक तो होता है कि मतलब टोटल कितना है, और एक होता है कि प्रति लाख जनसंख्या। इससे एक एग्जैक्ट वो पता चलता है कि किस प्रदेश में कितना अपराध हो रहा है। मान लीजिए यूपी में अपराध है, तो यूपी में जनसंख्या ज़्यादा, तो जनसंख्या ज़्यादा है तो अपराध भी ज़्यादा दिखेगा। लेकिन जब प्रति लाख जनसंख्या पे देखते हैं तो हमें उससे एग्जैक्ट फिगर या मतलब बिल्कुल सच सच जो चीज़ें हैं वो पता चलती हैं। तो ये है 418 प्रति लाख होगा। ठीक है, प्रति लाख। पिछले साल से शायद कम हुआ है मुझे लग रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में अपराध 2024 के रिपोर्ट के विभिन्न अपराध श्रेणियों के आंकड़ों के संबंध में कौन सा कथन गलत सही है। सॉरी, 2024 में महिलाओं बच्चों के विरुद्ध अपराध कुल अपराध में सर्वाधिक मामले बलात्कार के दर्ज किए हैं, तो ये गलत है। महिलाओं और बच्चों के सर्वाधिक मामले वो हैं फैमिली से संबंधित हैं, वो जो फैमिली में क्रूरता है वो है। 2024 में साइबर अपराध के कुल मामलों में 2023 की तुलना में 17.9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें धोखाधड़ी सबसे प्रमुख कारण रही है। ठीक है, ये भी गलत है। वर्ष 2024 में हत्या के मामले में 2023 की तुलना में 10.5% की वृद्धि दर्ज की गई। अच्छा ये सही है, सॉरी सॉरी, हाँ बी वाला सही है। वर्ष 2024 में साइबर अपराध के कुल मामलों में 2023 की तुलना में 17.9% की वृद्धि दर्ज की गई, इसमें धोखाधड़ी का सबसे प्रमुख कारण रही, तो ये सही है। नकली भारतीय मुद्रा नोटों की जब्ती का कुल व्यय 100 करोड़ है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और ये पहला वाला गलत है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार आईपीसी बीएनएस अपराधों के अंतर्गत सर्वाधिक आरोप पत्र दाखिल दर वाले जो चार्जशीटिंग रेट है, कौन से स्टेट है सबसे अधिक चार्जशीट दाखिल करते हैं। इनमें राज्यों और महानगरों का क्रमशः सहयोग में कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा केरल है, राज्य में केरल है और महानगर में कोलकाता है। ठीक है, असम समान नागरिक संहिता 2026। समान नागरिक संहिता असम 2026 विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विधेयक, पहला कथन है, यह विधेयक 27 मई 2026 को असम विधानसभा द्वारा पारित किया गया है, जो असम के सभी निवासियों पर लागू लागू होगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 366-25 के तहत आने वाली अनुसूचित जातियों को छोड़कर, मतलब इसमें एसटी कम्युनिटी को छोड़ दिया गया है, जो 366-25 के तहत आती हैं। अगला है, विधेयक पूर्ववर्ती असम मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2024 को निरस्त करने का प्रस्ताव रखता है, कौन सा सही है, तो दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, असम समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के विवाह और लिव इन संबंधों से जुड़े प्रावधानों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है, असत्य है। विवाह के लिए एक पत्नीत्व मोनोगेमी को मूल नियम बनाया गया है तथा विवाह के 60 दिन के भीतर उपपंजीयक के समक्ष विवाह ज्ञापन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, सही है। लिव इन संबंधों का पंजीकरण संबंध शुरू होने के 6 महीने के भीतर कराया जाना प्रस्तावित है। नहीं, ये गलत है, 6 महीने नहीं है, ये 1 मंथ है ना? 1 मंथ के अंतर्गत शुरू कराना है अंदर। लिव इन संबंध में छोड़ी गई महिला न्यायालय के माध्यम से आर्थिक भरण पोषण का दावा कर सकती है, सही है। लिव इन संबंध से जन्मे बच्चों को कानूनी रूप से पूर्ण वैध और उत्तराधिकार का पात्र माना जाएगा, ये भी सही है। तो ये जो पंजीकरण है लिव इन वाले जो कपल्स हैं, 6 महीने के भीतर नहीं, मतलब 1 महीने के भीतर कराया जाना जरूरी है। अगला टॉपिक है, भारत में स्कूली शिक्षा नीति आयोग की रिपोर्ट 2026 मई में आई है। प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो
जूडाइस प्लस 2024-25 के अनुसार भारत में कुल स्कूली नामांकन 14-15 की तुलना में बढ़ा है। तो मतलब जो नामांकन दर है वो बढ़ा है 14-15 की तुलना में। वर्ष 2014-15 में सरकारी विद्यालयों का जो नामांकन हिस्सा 54.3% था, वो 24-25 में घट के 49.25 हो गया। क्योंकि आप कोई सरकारी में पढ़ाना ही नहीं चाह रहा है, कई चीज़ें हैं वहाँ, इंफ्रा नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तो ये नामांकन घटा है। निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों का हिस्सा इस अवधि में घटकर 20% हो गया है। प्राथमिक स्तर पर भारत में ड्रॉप आउट दर सबसे अधिक 11.5% दर्ज की गई। तो इसमें गलत कौन सा है? बी। सत्य कौन सा, सॉरी, हाँ, मतलब ये सही है, ये वाला डेटा सही है, बाकी ए सी डी ये तीनों गलत हैं। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 0.3% है, ठीक है, जबकि माध्यमिक स्तर पर यह 11.5% है। यह सही है। देश में एकल शिक्षक विद्यालयों की कुल संख्या अभी 1,41,25 है, ठीक है, 1,04,125 है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का जो सकल नामांकन अनुपात है वो 60.9% हो गया, बढ़ा है मतलब, जो कि पहले 45.99% था। तो ये तीनों सही हैं, है ना। इसको डेटा को याद रखेंगे। ऊपर देखिए वो जो गलत था वहाँ डेटा नहीं दिया था सही, लेकिन यहाँ तीनों दे दिया। दो अन्य सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूर की गई दो नई परियोजनाओं के संबंध में कौन सा सही है? यह दोनों परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित की जाएंगी। ये गलत है ये। इन परियोजनाओं की मंजूरी के साथ ही भारत में स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की कुल संख्या 12 हो जाएगी। ये सही है। ये दोनों परियोजनाएं गुजरात में हैं शायद, एक धोलोरा में है। अभी मैं आगे देखता हूँ, बता रहा हूँ। अगला कथन है, क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड सूरत में एक आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्ट सुविधा स्थापित करेगी, ठीक है। सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड SSPL देश का पहला कॉमर्शियल कंपाउंड फैब स्थापित करेगी। तो ये गलत है, इसमें से सही केवल ये है। अब देखिए जो स्वीकृत हुई हैं उनके नाम और कहाँ कहाँ पर है ना। अब देखो ये है क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड, ये आपका धोलेरा में है, ये माइक्रो LED डिस्प्ले मॉड्यूल बनाएगी। सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर चिप्स सूरत गुजरात में। टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट धोलेरा गुजरात में है। सिक्स सेम प्राइवेट लिमिटेड ये पंजाब के मोहाली में निर्माण सुविधा का विस्तार करेगा। तो ये गलत है, ये यहाँ पर है ये वाला, बाकी तीन सही है। सिक्स सेम प्राइवेट लिमिटेड जो है वो प्लांट भुवनेश्वर उड़ीसा के इन्फो वैली में लगाया जाएगा, मोहाली पंजाब में नहीं। मोहाली पंजाब में जो है वो कॉन्टिनेंटल डिवाइस अपनी मौजूदा सुविधा का विस्तार कर रही है। बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन में जो FIR हो रहा था उसके संबंध में है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मई 2026 में घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के चरण 3 के संदर्भ में कौन सा कदम गलत है? SIR का मुख्य आधार संविधान का अनुच्छेद 324, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) है, ठीक। इसमें पूछा क्या सही नहीं है, ठीक है, ये सही है। SSR जो सामान्य विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तुलना में जो गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची को नए सिरे से जांचा जाता है, ठीक है, ये भी सही है। चरण 3 के लागू होने के बाद भी हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा, ये भी सही है। और ये जो डी है ये गलत है। ये बता रहे चरण 3 में यूपी मतदाताओं की संख्या के आधार पर देश में सबसे बड़ा राज्य नहीं, महाराष्ट्र है। यहाँ देखिए
चरण 3 में SIR के चरण 3 में महाराष्ट्र मतदाताओं की संख्या में 9.86 करोड़ से अधिक निर्वाचक के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, यूपी नहीं है, बाकी तीनों सही सही कथन है। निर्वाचक नामावली की तैयारियों और पुनरीक्षण के कानूनी प्रावधानों के संबंध में कौन सा गलत है? तो संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदाताओं को रूप में 18 वर्ष से उससे अधिक आयु के नागरिकों के पंजीकरण का अधिकार देता है। ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 निर्वाचन नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण से जुड़ी है। ठीक है। निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 का नियम 25 आयोग को नामावली का केवल संक्षिप्त रूप से ही पुनरीक्षित करने की अनुमति देता है, गहन रूप से नहीं। नहीं, ये गलत है। अभी उसका नाम ही था, वो ऊपर पढ़े हैं कि बहुत गहन जांच करता है। देखिए, निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के नियम 25 चुनाव आयोग को आवश्यकता अनुसार मतदाता सूची को गहन, संक्षिप्त, आंशिक, मतलब वो आंशिक किसी भी तरह से रिव्यू कर सकता है। बाकी 3 कथन सही हैं, A, B और D सही है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के निर्णय में SIR की धारा 21(3) और अनुच्छेद 324 से जुड़ी वैध प्रक्रिया माना है। BCCI RTI अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण नहीं है। 18 मई 2026 को केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा गीता रानी बनाम युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मामले में जो निर्णय दिए गए उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? BCCI सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2H के अंतर्गत लोक प्राधिकरण की परिभाषा में शामिल नहीं है। ठीक है। केवल किसी कानून जैसे तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के अंतर्गत पंजीकृत होने से कोई संगठन अपने आप में वैधानिक निकाय या प्राधिकरण नहीं बन जाता। तो दोनों सही है। BCCI को RTI के दायरे में लाने की सिफारिश किस समिति या आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पूर्व में की थी? ये लोढ़ा समिति, विधि आयोग की 275वीं समिति, दोनों। कपास उत्पादकता मिशन, मई 2026 में स्वीकृत कपास उत्पादकता मिशन के लक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस मिशन का वर्ष 2026-27 से 30-31 तक 5 वर्षों के लिए, है ना, ये है 5659.22 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूर किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य वर्ष 2031 तक कपास की उत्पादकता जो है 440 किलोग्राम हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किलोग्राम हेक्टेयर करना है। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। इस कपास उत्पादन को वर्तमान 297 लाख गांठों से बढ़ाकर 498 लाख गांठों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो ये सभी सही है। कपास उत्पादकता मिशन के कार्यान्वयन और विजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है मतलब? तो इसमें है, यह पहला है कि मिशन भारत सरकार के 5F विजन, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के अनुरूप है और ये वैश्विक कपास उत्पादन का भारत की हिस्सेदारी, वैश्विक कपास उत्पादन भारत की हिस्सेदारी 21% से अधिक है, ये ध्यान रखेंगे। मिशन के प्रारंभिक चरण में देश के सभी कपास उत्पादक राज्यों के सभी जिलों को एक साथ पूरी तरह कवर किया जाएगा। तो बड़ा एक्सट्रीम हो गया ना। तो एक्सट्रीम जो वो हो कथन हो वो हमेशा नहीं होते हैं कि सभी पहले चरण में ही सभी राज्य सभी जिले कवर कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये गलत है। अगला पॉइंट है, इस मिशन का क्रियान्वयन कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। मिशन के तहत लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ पहुंचेगा और 2000 जिनिंग प्रसंस्करण कारखानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। ठीक है। तो ये जो बी है ये गलत है। क्यों गलत है? प्रारंभिक चरण में सभी जिलों को नहीं बल्कि कुल 14 प्रमुख कपास उत्पादक जिलों के 140 14 जिले हैं जो प्रमुख आपके राज्यों के 140 विशिष्ट जिलों पर केंद्रित किया जाएगा, ध्यान है ना। बाकी 3 सही हैं, मतलब 14 प्रमुख जो राज्य हैं जो कपास उत्पादन करते हैं प्रमुख, उनके कम से कम 140 जिलों को शामिल किया जाएगा, है? बाकी तीनों A और C और D पूरी तरह से सही है।
सिक्किम भारत का पहला कागज रहित राज्य न्यायपालिका। ये ऐसे पीसीएस में जो पहला होता है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वो पूछता ही है लगभग, मतलब ऐसे ही पढ़ना चाहिए। कोई महिला बन गई मान लीजिए भारत में, या कोई बाहर की कोई महिला जज बन गई अफ्रीका में पहली, तो वो पूछ लेता। तो मई 2026 में सिक्किम को भारत का पहला कागज रहित राज्य न्यायपालिका घोषित किया गया। इस संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। घोषणा गंगटोक में आयोजित और प्रौद्योगिकी न्यायिक शिक्षा सम्मेलन के दौरान भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा की गई है। सही। सम्मेलन में न्यायिक प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण जैसे सुपेस या सुवास के महत्व को रेखांकित किया गया है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। अब ये देखेंगे, न्यायिक प्रणाली में उपयोग होने वाला एआई उपकरण है। कभी पूछ लेगा ना सुपेस और सुवास क्या है ना, तो अब उसमें कई ऑप्शन देते हैं, एआई उपकरण है किससे संबंधित, तो ध्यान रखेंगे उसको। तो सुपेस क्या करता है, आपका ये कथन है बी सही। सुपेस जो है SUPACE न्यायिक अनुसंधान और वाद सहायता करता है, और जो ये SUVAS है न्यायिक दस्तावेजों का अनुवाद और भाषा सुलभता के लिए कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन केस वन डेटा सुसहायक का शुभारंभ किया गया। अब ये क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, शायद 31 तक हम करेंगे, फिर इसके बाद जैसा आपका वो आएगा रिस्पॉन्स, फिर मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे भी करना है, मुझे भी ये चाहिए था। तो मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा वैसे वैसे वीडियो बनाते रहूँगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मई 2026 में शुरू की गई 2 डिजिटल पहल है। वन केस वन डेटा एक ये है, और सुसहायक का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका बी आंसर है, डिजिटल वाद प्रबंधन में सुधार करना, वादकारियों के लिए सेवा अधिक सुलभ बनाना। वादकारियों के लिए सेवा अधिक सुलभ बनाना। वन डेटा वन केस वन डेटा सुसहायक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें यह है कि सुसहायक सर्वोच्च न्यायालय की बी सही है। सुसहायक सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के सहयोग से शुरू किया गया है, एक AI संचालित चैटबॉट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सम्मान कानून के अंतर्गत वंदे मातरम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में मई 2026 में मंजूर संशोधन प्रस्ताव और वंदे मातरम के प्रोटोकॉल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इस संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान या उसके गायन में बाधा को दंडनीय अपराध बनाना। ठीक है, ये तो सही है, गलत हमें खोजना है। यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों बजाए जाते तो राष्ट्रीय गान पहले बजाया जाएगा, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार यदि किसी कारण दोनों बजने हैं तो राष्ट्रीय गीत पहले गाया या बजाया जाएगा, या राष्ट्रगान और राष्ट्रगान बाद में। बाकी तीनों सही है। क्या बता रहे हैं ये, यदि किसी कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों बजाए जाते हैं तो राष्ट्रगान पहले बजाया जाएगा, नहीं ये ऐसा नहीं है। ये बोल रहे हैं कि पहले राष्ट्रीय गीत होगा और राष्ट्रगान बाद में बजाए जाएंगे, जो गृह मंत्रालय के अभी निर्देश है। ठीक है, तो इसमें से असत्य ये हो गया है। हाँ, बाकी ये सही है, ये देख लेते हैं, और डी सही है। गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार जब राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाए तो सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा होना चाहिए, सही है। वर्तमान अधिनियम की धारा 3 के तहत राष्ट्रगान के गायन को रोकना या व्यवधान डालना 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माने से दंडनीय है ना। ये ध्यान देंगे, ये प्रश्न बड़ा ही वैसा बीजेपी के लिए बड़ा ही वो रहता है इशू वाला, तो इसको हो सकता पूछ लेंगे। राष्ट्रीय वंदे गीत जो है वंदे मातरम के ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं सही है। तो रचना इसकी हुई थी 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत में की गई थी। ठीक है, सही है। प्रथम राजनीतिक गायन 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, याद रखेंगे, सही है। अंग्रेजी अनुवाद अरविंदो घोष द्वारा किया गया था, ये भी सही है। संविधान सभा वक्तव्य 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रगान के समान आदर देने की बात कही, तो ये सभी सही है।
महत्वपूर्ण प्रश्न था, ध्यान देंगे, ये पूछ भी सकते, कहीं भी पूछ सकता है। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 और भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, क्या है देखते हैं। अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, तो ये है सी, मार्च 2028 तक मैदानी और पहाड़ी सड़कों हेतु, और मार्च 2029 तक पहाड़ी पुलों के लिए। तो ये है ना, ये ध्यान रखेंगे। मई 2026 में लॉन्च किए गए 1.5 बिलियन के भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं, ध्यान देंगे। इससे 12,980 करोड़ रुपए की संप्रभु गारंटी प्राप्त है, सही है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इस पूल का प्रशासक बनाया गया, ये भी सही है। इसके अंतर्गत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के दावे का निपटान यह पुल अपनी स्वयं की क्षमता से करेगा। उपयुक्त सभी कथन सही है, ठीक है। तो ये मैंने लगभग 31 प्रश्न को सॉल्व कराया है। उम्मीद करता हूँ आपको सही लगेगा, और ये सारे पॉइंट लगभग इसमें कवर हैं। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास ये शेयर करिए ना। आप जब शेयर करेंगे तो तभी मन करेगा बनाने का, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है 6 दिसंबर को, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों से, और ताकि लोग बेनिफिट ले सकें, उनको सही डायरेक्शन मिले। बाकी अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लोग दिलचस्पी लेते हैं, तो मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। थैंक यू।